जो जो हम इसके मरकज के लिए कर रहे थे, अमानतुल्लाह उसमें साथ-साथ हमारे साथ में खड़े हुए थे और अपने पार्टी के चीफ के खिलाफ जाके खड़े हुए थे। देखिए एक आदमी को हमने टेस्ट किया हुआ है, वो हक परस्त आदमी मेरे हिसाब से है। मुस्लिम परस्त आदमी मुस्लिम कॉजेज़ के लिए लड़ता है, अपनी पार्टी के चीफ के खिलाफ जाके लड़ता है। और मैं किसी को वैसे क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मुकदमे जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है वो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी और हमें उम्मीद ये है कि वो काम करने से ना तो कल वो पीछे था, ना वो आज पीछे है, ना वो पीछे रहेगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है दिल्ली में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, नई हुकूमत ही बन गई, सीएम ने ओथ भी ले लिया। ओखला की बात करें तो ओखला में लगातार तीसरी बार अमातुल्लाह खान को जीत मिली। इलेक्शन के दौरान बहुत से लोग ये सोच रहे थे किसको वोट दूं, किसको नहीं वोट दूं। जो आम लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता लोगों को, उनकी मर्जी है भाई, जिनको चाहे वोट दे। लेकिन जो खास लोग होते हैं उन पर नजर रहती है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं। मैं अभी शाहिद अली एडवोकेट के साथ हूँ। ये ओखला की जो कुछ खास लोग हैं उनमें शामिल हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। शाहिद भाई ने साफ साफ ये फैसला किया था कि ये अमातुल्लाह खान को सपोर्ट करेंगे, ये अमातुल्लाह खान के फेवर में पोस्ट भी लिखते थे। शाहिद भाई, आप जैसे मशहूर लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है ये तय करना कि मैं किसको सपोर्ट करूं, क्योंकि सभी लोग आपको जानने वाले होते हैं। और इस बार तो मामला और भी संगीन था। शिफा साहब थे, उधर आसिफ साहब की बेटी अरीवा थी और अमाना साहब थे, लेकिन आपने फैसला किया अमातुल्लाह खान के हक में। तो जरा मुझे ये बताएं, मर्जी तो खैर आपकी है, लेकिन चूंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, मशहूर वकील हैं, तो आपने ये क्यों तय किया कि अमातुल्लाह खान को ही ओखला वालों को वोट देना चाहिए? पहली बात तो मशहूर नहीं हूँ, खाकसार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बट लोग प्यार करते हैं, उनका एहसान है जो लोग प्यार करते हैं। देखिए इस वक्त ना देश एक बहुत अजीब सी हालत से गुजर रहा है। एक चीज है कि हमारे पास में हमने एक आदमी को ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, एक ये है कि हमने किसी को टेस्ट करना है। जब ये मसला हुआ था मरकज का और केजरीवाल साहब ने एफआईआर करवाई थी मरकज पर, तो मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी मुहिम देश भर के अंदर चली। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था उस वक्त में, अमानतुल्लाह के कई पोस्ट, कई ट्वीट मैंने देखे जो मरकज के फेवर में थे, फिर उनसे मेरी बातचीत उसमें होती थी। ये फिर हमने तकरीबन दिल्ली में 3500 लोग जो उन्होंने क्वारंटाइन के नाम पर बंद कर रखे थे उनको छुड़वाया। तो वहां पर भी उनसे मेरी 1 to 1, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वक्फ के जो जो हम इसके मरकज के लिए कर रहे थे, अमानतुल्लाह उसमें साथ-साथ हमारे साथ में खड़े हुए थे और अपने पार्टी के चीफ के खिलाफ जाके खड़े हुए थे। तो ये बड़े ताज्जुब की बात मुझे लगती थी। तो उनके अंदर मैंने उन चीजों को देखा। जो वक्फ वाला एक मैटर है कि हमने मौज़िन की तनख्वाह, इमामों की तनख्वाह, हमने बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टियां खाली करवाने के ऑर्डर करवाए, हमने करवाई और वो पैसे की उससे वक्फ बोर्ड को जो आमदनी हुई तो वहां से उन्होंने उनकी तनख्वाह का वो काम करवाया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके लाल मस्जिद वाले मैटर हुआ और कई मैटर हुए। तो यहाँ पर एक 300 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की भारत सरकार ने कब्जा कर रखी। वो रिट पिटिशन जो हमने डाली, उस रिट पिटिशन को डालने के पीछे भी और अच्छे खासी मेहनत अमानतुल्लाह साहब की थी। तो इन चीजों को हम पर्सनली जानते थे कि एक आदमी को हमने टेस्ट किया हुआ है, वो हक परस्त आदमी मेरे हिसाब से है, मुस्लिम परस्त आदमी मुस्लिम कॉजेज के लिए लड़ता है, अपनी पार्टी के चीफ के खिलाफ जाके लड़ता है। उसकी पार्टी के चीफ को मैं ही पसंद नहीं करता, मैंने उनको पार्टी को चीफ को सपोर्ट भी नहीं किया आज तक भी, और मैं खिलाफ तमाम सीटों में हमने उनका अपोजिशन किया। अकेले उस सीट पर हमने एक ऐसा आदमी जो मर्द मुजाहिद जिसको मैं कहता हूँ इलेक्शन लड़ रहा, अगर वो इलेक्शन हार गया तो आप समझ लीजिए कि दूसरा आदमी किस तरह का होगा, किस तरह का होगा पता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट हमने देखा ही नहीं है। एक जो हमने देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता था। इसलिए हमने बिल्कुल उनको सपोर्ट किया, खुलकर सपोर्ट किया, और तमाम लोगों से जिन जिनसे भी हम कह सकते थे उनसे हमने कहा भी। हमारे पोस्ट को देख करके लोगों के फोन भी आए, सब कुछ आया, उनको जिनको को भी संशय था वो संशय भी उनके दूर किए। बड़ी दुश्वारी हमारे लिए भी थी कि शिफाउर रहमान मेरे, चूंकि एक तरह से मुझे मामा कहता है, भांजे के तौर पे मैं ट्रीट करता हूँ, या जो कांग्रेस से भी जो कैंडिडेट थे सब अपने ही तो थे सारे के सारे। तो उन चीजों के बीच में आपको सब
ये बात आ जाए कौम की, मिल्लत की, मुल्क की, देश की, तो आपको फिर डिसीजन टफ लेने पड़ते हैं। शायद भाई बहुत से लोग ओखला में जो किसी एक को फेवर नहीं करते, वो न्यूट्रल लोग हैं, लेकिन उनको एक चिंता रहती है कि अमानत साहब कई लीगल मसले से दो चार हैं, वो डरते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बार बार जेल का चक्कर लगा रहेगा इनका। तो आप चूंकि वकील हैं, तो मुझे जरा टेक्निकली समझाइए, क्या ओखला के काम में किसी तरह की कोई रुकावट आने के चांसेस हैं या नहीं? कोई मसला नहीं होगा, जो तरक्की के काम होने चाहिए वो अमानत साहब चाहे कितना ही मसला उन पे आ जाए, काम होते रहेंगे, ऐसा कुछ बताइए। देखिए, जो एमएलए का काम है, एमएलए का काम बहुत छोटा सा उसका काम होता है। एमएलए का काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो उन पे मुकदमात हैं, सारे के सारे मुकदमात पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमात हैं। अब जैसे जो उनको वक्फ वाले मामले में, ईडी वाले मामले में बंद किया, वो मामला क्या था बेसिकली? वो तो इमामों को तनख्वाह दे दी, मौजिन को तनख्वाह दे दी, और उसका नतीजा ये होता है कि उसको जेल जाना पड़ा या मुकदमे लग गए। और मैं किसी को वैसे क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मुकदमे जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है वो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जो हमें एक्सफेसा ही लगता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारे के सारे मुकदमे लगते हैं। जहां तक ओखला के कामकाज की बात है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक उनको चुनेगी नहीं। तो ये जो इलेक्शन था, बेसिकली कामकाज का तो इलेक्शन होता ही होता है, लेकिन इसका एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट था। ब्रॉडर एस्पेक्ट ये था कि एक मुस्लिम लीडर जो एस्टेब्लिश है, आप उसको हराना चाहते हो, वो तो हम नहीं होने देंगे। तो हमने उस चीज पर एक्शन लिया। बाकी सब लोगों के सामने है, और हमें उम्मीद ये है कि वो काम करने से, ना तो कल वो पीछे था, ना वो आज पीछे है, ना वो पीछे रहेगा। शायद आमतौर पे आप भी ओवैसी के साथ रहे हैं। आमतौर पे लोग ओवैसी के बारे में कहते हैं, हालांकि कोई प्रूफ वो देते नहीं, लेकिन बोलते हैं लोग कि यार ये कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। यहाँ भी लोग नाराज थे कि बीजेपी से मिल के आ गए, इनको ये करने। तो आप अपना तजुर्बा बताइए, आपकी क्या जानकारी है इस सिलसिले में? आपका अपना क्या मानना है? क्या वाकई में ओवैसी सिर्फ इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा करते हैं या वाकई में वो बीजेपी के लिए काम करते हैं? देखिए, बीजेपी से मिले हुए हैं या मिले हुए नहीं है, इन चीजों को कोई भी आदमी जान लेगा। मैं कोई भी काम कर रहा हूं, उसका फायदा क्या है? सपोज कर लीजिए, मैं आज यहाँ पर वकालत कर रहा हूँ, मैं वकालत से पैसे कमाता हूँ, उसका फायदा किसको होता है? मेरे घर को होता है। तो मैं अपने घर के लिए काम कर रहा हूँ। कोई मैं चाहे ये कहता रहूं कि साहब मैं अपने घर के लिए काम नहीं करता, तो उसका फायदा तो अल्टीमेटली मेरे घर को ही हो रहा है ना। तो मेरे कोई भी एक्शन से फायदा किसको हो रहा है? तो जो इश्यूज वो उठाते हैं, वो इश्यूज कहाँ से आते हैं? वो इश्यूज आउट ऑफ वे जाकर के उठाते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसका फायदा किसको जाके होता है? ये होता है दरअसल, जब वो इस तरह की चीजें करते हैं तो 85% को अलग कर देते हैं, 15% को हाशिए पे ले जाकर डाल देते हैं। अल्टीमेटली फायदा तो उसी को होता है। तो जब ये फायदा होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किसके लिए काम कर। आप चूंकि जागरूक नागरिक हैं ओखला के, और अमानत साहब का आपने सपोर्ट भी किया है, तो आप क्या चाहेंगे कि अमातुल्लाह खान को किस खास काम पे ध्यान देना चाहिए इस तीसरे वाले उनके टर्म में? सबका दिल जीतना चाहिए, सारे वो काम करने चाहिए जो भी तवक्को करता है ओखला उनसे।